हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री एजुकेशन। सो आज का टॉपिक हम देखेंगे एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में। और ग्रेजुएशन के बाद बीटेक बी के बाद हम अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मोस्टली आप ये डेटा देख सकते हो। एग्जैक्टली पहले हम जान लेते हैं कि एनर्जी कितने मेगावाट में सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर में प्रोड्यूस हो रहा है, और इंटर स्टेट लेवल पे वो ट्रांसमिशन होता है लोड डिस्पैच सेंटर थ्रू। सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच हैज़ इंस्टॉल कैपेसिटी। सेंट्रल में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इतने मेगावाट का जनरेशन होता है, ये है स्टेट लेवल पे, और ये प्राइवेट सेक्टर में टोटल कैपेसिटी है। ये जो है मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री के साइड पे जो डेटा है वहाँ से हमने लिया हुआ है। तो टोटल जनरेशन हमारा इतना है। तो ये जनरेशन में कंट्रीब्यूशन हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से करते हैं, थर्मल प्लांट से करते हैं। जहाँ पे भी बॉयलर लगा हुआ है वो जनरेटिंग प्लांट से मोस्टली उसी प्लांट को पावर किया जाता है। और हाइड्रो थर्मल, जियो थर्मल, और अभी सोलर फार्म्स भी आ रहे हैं। वो इंटरकनेक्टेड ग्रिड थ्रू जो जनरेटेड एनर्जी है हम बैक टू ग्रिड हम सप्लाई करके जो भी एनर्जी रेट्स है तो हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं। तो ये ओपन एंडेड पॉलिसी है। तो ये पॉलिसी ऐसे फ्रेम किया गया है कि एक लाइसेंस एम्प्लॉय, लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर through his technical capabilities and knowledge can consult a government entity about a new project that has been developed, and with his technical knowledge he can generate a new grid, and then accordingly distribute and generate power according to the need of the consumers. सो आगे हम मीन्स इसमें यही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जो भी जनरेशन कर रहे हैं उसमें हमको यूनिटी पावर फैक्टर मेंटेन करना होता है। तो ये एक्चुअली जो भी जनरेटिंग सबस्टेशंस है या यूटिलिटीज़ है उनको मेंटेन करना है, या अगर नहीं हुआ तो मेंटेन, उसमें पेनल्टी लगती है। तो इसी के लिए एपीएफसी पैनल हम यूज़ करते हैं यूनिटी पावर मेंटेन करने के लिए। तो आगे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एमर्ज न्यू टेक्नोलॉजीज़ क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है। मोस्टली आप देख पा रहे हो कार्बन इंक्रीज होने के बाद वजह से ओजोन लेयर पे भी प्रॉब्लम आ रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीट होने की वजह से डायरेक्ट सनरेज आके भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो वही डिक्रीज करने के लिए हम कार्बन फुटप्रिंट शिफ्ट टू एनर्जी जनरेशन फ्रॉम fossil fuel to renewable energy. Renewable energy कैसे? Through solar rooftop panels installed at individual residential roof, installed through net metering, what all generated units or power is generated, we can feed back, induct back into the um, मीन्स ग्रिड लाइंस। सो सोलर फार्म से हम भी जनरेट करके पावर ग्रिड में इंडक्ट कर सकते हैं उसमें। उसके बाद जियो थर्मल पावर बाय इंस्टॉलिंग रूफटॉप पैनल एट रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल sites with the help of net metering transmitter generating generated energy back to the power grid. So इसमें ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैन मेक हिज ओन contracting and supervisor license to install a rooftop panel. He can do survey at a customer place and accordingly suggest the installed kilowatt capacity required at his site. So in that many roles are available. डिज़ाइन कंसल्टिंग फर्स्टली इसमें पर्टिकुलरली थिंग ये होगा कि जाके साइट पे साइट सुपरवाइजिंग करना है, देखना है कि एग्जैक्टली रूफ पे शैडो हो रहा है या कितना पर्टिकुलर किलोवाट सजेस्ट जो किया है उसके हिसाब से कितना कितना एरिया लग रहा है वो सोलर प्रोजेक्ट के लिए। सो उसमें स्टार्ट हम ये करते हैं डिज़ाइन कैलकुलेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। डिज़ाइन कैलकुलेशन एग्जैक्टली वो किलोवाट के लिए आप कितने
किलोवाट रेटिंग, सेम किलोवाट रेटिंग का इन्वर्टर लेंगे, फिर उसमें इंटरकनेक्टिंग क्लिप्स आएंगे, में हम डिज़ाइन करेंगे एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट, उसमें प्रोडक्शन के लिए एमसीबी क्या लगेगा, वो सारा कंज्यूमर का डेटा अकॉर्डिंग टू द पावर यूज यूजिंग नंबर ऑफ किलोवाट रिक्वायरमेंट। नेट मीटरिंग में मोस्टली ये रहता है कि आपका जब सप्लाई चालू रहेगा गवर्नमेंट से, तभी आपका जो ग्रिड है ऑन रहेगा, और जो जनरेटेड पावर है आप वही यूटिलाइज कर सकते हो, और जो एक्सेस पावर है आप ग्रिड में पावर इंडेक्ट कर सकते हो, और जो रिटर्न पावर दिया है उस पर आपको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करता है। तो उसमें डिज़ाइन कंसल्टेंट का ईपीसी का रोल आप कर सकते हो। ड्राफ्टिंग ऑटो कैड में आप पर्टिकुलरली स्केच रिक्वायरमेंट्स, फिर उसका बिल ऑफ मटेरियल, ये सब एक पर्टिकुलर थिंग ऑफ ओवरऑल कोड करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो उसमें सॉफ्टवेयर मोस्टली पीवीसिस्ट जो भी परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करते हैं ऑफ द सिस्टम, एंड देन सोलर एज, ये रिड्यूस करता है डिज़ाइन कॉस्ट एंड क्विक कोटेशन एस्टिमेशन आपको प्रोवाइड करता है कस्टमर के लिए टू रिड्यूस द timeline of the project. So other softwares are also there, Helioscope and Open Solar and SketchUp. यही यूज़ करता है कि शैडोइंग कब हो रहा है और हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसमें आपको शिफ्टिंग कब करना है सोलर पैनल्स का, ये देखते हैं। अगर आगे आगे रोल है क्वालिटी इंस्पेक्शन का। यूजुअली आप नहीं चाहोगे कि मोस्टली कंज्यूमर को एक बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जाए, तो उसके विजुअल डिफेक्ट्स जो है, फैब्रिकेटेड मटेरियल, उसका आप विजुअली इंस्पेक्ट कर सकते हो टू मेंटेन द कस्टमर रिटेंशन ऑन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आगे प्रोजेक्ट के लिए आपको सेम वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिले, तो ये क्वालिटी इंस्पेक्शन का रोल है। क्वालिटी इंस्पेक्शन फिर आगे आता है प्रोक्यूरमेंट। देख रहे थे प्रोक्यूरमेंट या परचेस भी बोल सकते हो आप। इसमें मोस्टली आपको वेंडर्स जो भी आपको मटेरियल सप्लाई करेंगे साइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पर्टिकुलर वेंडर से आप नेगोशिएट कर सकते हैं प्राइस से, एंड लुकिंग एट इज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ही इज सप्लाइंग एंड टाइमली डिलीवर ऑफ द मटेरियल एट साइट टू डू द फर्दर इंस्टॉलेशन कमीशनिंग एट साइट। सो ये प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर का रोल होता है। इसमें पर्टिकुलरली आप जाके जब नई when you are developing new vendor, so you have to visit this factory and check exactly what quality of product he is supplying and do particular test at that particular product. Various type of tests are there for inspecting the material at site. So accordingly you can choose a particular vendor and deliver his product and continue a relation with that vendors to supply the product for further projects. So इसमें भी टाइप्स ऑफ प्रोक्यूरमेंट है। एक तो ऑपरेशनल प्रोक्यूरमेंट, इसमें मोस्टली एमएनसीज में ये डिवाइड रोल होता है। एक ऑपरेशनल प्रोक्यूरमेंट होता है, स्ट्रेटेजिक प्रोक्यूरमेंट। ऑपरेशनल प्रोक्यूरमेंट मोस्टली वेंडर्स का जो मटेरियल है बिल ऑफ मटेरियल के हिसाब से ये प्रोसेस किया जाता है एसएपी में। सो सैप में ये ओवरऑल डेटा फॉर इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट ये ईआरपी में मेंटेन करते हैं। और स्ट्रेटेजिक प्रोक्यूरमेंट क्या करता है, मार्केट के प्राइस कंपटीशन से देख के एंड पर्टिकुलरली अकॉर्डिंग टू सेल्स प्लान, ये प्लान करता है कि ये मटेरियल आपको साइट पे कब अवेलेबल होना है। सो विद इन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विद द वेंडर एंड कंपनी, सो ये मटेरियल कब डिलीवर होने वाला है और प्रोजेक्ट के टाइमलाइन के हिसाब से आपको कब डिलीवर करना है। तो ये सब प्लानिंग होके लीड टाइम देख के मटेरियल का इंस्पेक्शन होने के बाद, ड्राइंग अप्रूवल होने के बाद, ये सारे प्रोसेस एंड कस्टमर से ड्राइंग अप्रूवल होने के बाद, फिर मटेरियल इंस्पेक्शन होने के बाद ये मटेरियल आपका साइट पे जाएगा। तो इसमें स्ट्रॉन्ग इंटर कम्युनिकेशन ये स्किल लगेगा। ईआरपी और सैप मॉड्यूल्स आपको डेटा प्रोसेस करने के लिए यूज़ होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल भी देखा जा सकता है कि आपका जो क्वालिटी प्रोडक्ट आप कस्टमर को दोगे उसके हिसाब से ही आपको कस्टमर रिटेंशन, आपका फीडबैक आएगा, उसी के हिसाब से आपको
जो अगले ऑर्डर सबको कस्टमर प्लेस करेगा। सो आगे हम रोल देखेंगे सेल्स इंजीनियर का। सो एनी एंटिटी और कंपनी मोस्टली डिपेंड्स अपॉन सेल्स इंजीनियर। अगर आपका सेल होगा, कंपनी को मार्जिन के हिसाब से प्रॉफिट आएगा, तब जाके कंपनी आपको पे कर पाएगी या एम्प्लॉयज़ को कंपनी अगर डेवलप होगी। नए सॉफ्टवेयर सब ले सकते हो। ओवरऑल कंपनी का होल एंड सोल टेक केयर डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस डेवलपमेंट, understanding the material, sorry, not material, requirement of customer, what all market trends are going, what all updation is there in the system. So understanding the requirement of the growing market and the quality of the product to supply and to increase the credibility. तो इसमें now start from generating the new inquiries from end users OEM, then understanding the technicality of the product what we are supplying. So going through इसमें हम आगे फिर बिल ऑफ मटेरियल करते हैं, फिर कोटेशन प्राइस लेके वेंडर थ्रू हम एक कोटेशन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। सो कस्टमर नेगोशिएट विद अस एंड अकॉर्डिंगली आफ्टर नेगोशिएशन we maintain our delivery time and what other commercial terms in that. So according to the commercial time and lead time of supply of the product, we supply the product to the customer end at or directly at the site of the customer. So इसमें दो रोल आप मोस्टली देखोगे। टेक्निकल सेल्स, इसमें मार्केट ट्रेंड एनालाइज करके कस्टमर का टेक्निकल कमर्शियल कोड देके ऑर्डर देके आप या तो प्रोडक्ट आपका सेल वेरियस एंड यूजर्स जो कि शुगर, स्टील, फार्मा, सीमेंट, ऑयल रिफाइनरीज, फूड इंडस्ट्री, FMCG इसको बोलते हैं, एज वेल एज OEM रहते OEM लेवल के, जो कि खुद एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर करता है। अलग अलग पर्टिकुलर कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकल, कुछ पार्ट मैकेनिकल लेके असेंबल करके आगे कस्टमर को सेल करने के लिए। तो वहाँ पे भी सेल्स इंजीनियर अपना प्रोडक्ट मार्केट करता है और जैसे रिक्वायरमेंट है और जैसे उनका सेल्स प्लान है वैसे सप्लाई करता है। इनसाइड सेल्स का भी एक अच्छा ही रोल है। उसमें फ्रंट एंड में जो सेल्स इंजीनियर है उनको सेल्स पर्सन जो है इनसाइड सेल्स उसमें सपोर्ट करता है बाय प्रिपेयरिंग कोटेशन। प्रिपेयर होगा कोटेशन, अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लाइक ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। सो इसमें टेंडर रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसमें टेक्निकलिटीज़ क्या है, ये सब देख के इनसाइड सेल्स कोटेशन के लिए सपोर्ट करता है फील्ड सेल्स इंजीनियर के लिए। अगर न्यू कस्टमर डेवलप हुआ है, उसका कस्टमर कोड सिस्टम में पंच करना है तो कस्टमर कोड क्रिएट करेगा ERP सिस्टम, जैसे ओरेकल हो गया, सैप हो गया। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग करना है उसका एग्जैक्टली कौन से स्टेज पे है, डिलीवरी ऑर्डर क्रिएट करना है, इंक्वायरी जनरेट करना है, कोटेशन क्रिएट करना है, कोटेशन के बाद डिलीवरी क्रिएट करना है, फिर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या परचेस में स्टॉक अवेलेबल है या नहीं वो देख के अकॉर्डिंगली उसको सब इंटर कम्युनिकेट करके डिपार्टमेंट से उसको आगे कस्टमर को सपोर्ट करना है। फिर जब मटेरियल साइट पे जाएगा उसका इनवॉइस क्रिएट करना है, फिर कस्टमर का क्रेडिट लिमिट साइन करना है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होगा डिलीवरी के टाइम, जैसे कि LR, देन ई-वे बिल जनरेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाइन अप करके इधर इनवॉइस के साथ कस्टमर को भेजना है और अपने पास रिकॉर्ड में मेंटेन करना है। सो आगे की पॉइंट्स हम देखेंगे। सेल्स में एग्जैक्टली होता है कि सेल्स इंजीनियर को मोस्टली साइट्स विजिट करके, फॉलोअप करके, कोल्ड कॉलिंग करके फाइनेंशियल टारगेट्स मीट करने होते हैं। फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन फॉर्म फिल कराना होता है कि
एक बार आपको कस्टमर से फीडबैक आए कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसमें कुछ डिफेक्ट्स है या कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट है, तो कस्टमर फीडबैक फॉर्म भी इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस ये सारे सॉफ्टवेयर्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करते हैं अपने डेटा डे टू डे ट्रांजैक्शंस मेंटेन करने के लिए। तो उसमें से है सेल्स फोर्स मोस्टली यूज़ होता है डे टू डे। आप अगर पर्टिकुलर कस्टमर पे जा रहे हो तो कस्टमर का रेवेन्यू लेवल क्या है, कंपनी किस लेवल पे और कौन से अदर एंड यूज़र के साथ काम कर रहे हैं, ये सारे डेटा मेंटेन करने के लिए। फिर उसका ऑर्डर रिपोर्ट जनरेशन, एनुअल ऑर्डर रिपोर्ट जनरेशन अगर हम आपको डेटा मैनेजमेंट के साथ शेयर करना है और प्रेजेंट करना है। सेल्स प्लान, आपका ऑर्डर फोरकास्ट क्या होता है, ऑर्डर फोरकास्ट, ईयरली ऑर्डर फोरकास्ट, कमिंग मंथ्स का ऑर्डर फोरकास्ट, ये सारा आप मेंटेन कर सकते हो, जो कि थरो इंटर डिपार्टमेंट आप ट्रैक कर सकते हो और इंटर डिपार्टमेंट डेटा शेयर कर सको। सॉफ्ट एसएपी में आप ऑर्डर बुकिंग आप देख सकते हो। फिर ये ईआरपी सॉफ्टवेयर जिसमें आप डेली ट्रांजैक्शंस भी मेंटेन कर सकते हो, या ऑर्डर प्रोसेस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल कोटेशन जनरेट करने के लिए और बाकी डेटा मेंटेन करने के लिए। तो आगे हम देखेंगे जो कि है स्मार्ट ग्रिड डेवलपमेंट। अभी जो भी पावर जनरेशन हो रहा है उसका मीटरिंग हो रहा है, इंटर सबस्टेशंस मॉनिटरिंग होना चाहिए। तो जब जाके हमारा जो लॉसेस है वो हम ट्रैक कर सकते हैं और उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम न्यूली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, जैसे कि अभी रिमोट टर्मिनल यूनिट थ्रू हम इधर एक रिमोट सबस्टेशन से पर्टिकुलर सबस्टेशन कंट्रोल करके उसका डेटा मॉनिटर करके हम एक्चुएट कर सकते हैं पर्टिकुलर सबस्टेशन। तो मॉनिटरिंग थ्रू डेटा एक्विजिशन लाइक SCADA एंड टेलीमेट्री सिस्टम। सो फर्दर स्मार्ट ग्रिड अभी डेवलपमेंट स्टेज या और इम्प्लीमेंट भी हो रहा है इंडिया में। सो इसमें जो भी सॉफ्टवेयर्स है लाइक रिमोट RTU प्रोग्रामिंग आप सीख सकते हो। RTU में क्या, LDM में सॉफ्टवेयर, हस्की सॉफ्टवेयर, उसका पर्टिकुलर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, उसमें टैगिंग क्या क्या होता है, फील्ड इक्विपमेंट्स लाइक ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर रेटिंग, आइसोलेटर क्लोजिंग ओपनिंग, ये सब डेटा RTU में मॉडल मैप करके उसका इंटर सबस्टेशन कोऑर्डिनेशन कर सकते हो थ्रू IC104 प्रोटोकॉल। सो स्काडा इंटीग्रेशन जैसे हमने यहाँ पे बताया, स्काडा मॉनिटरिंग कर सकते हो। अदर सॉफ्टवेयर जो भी पावर स्मार्ट ग्रिड्स में यूज़ हो रहा है, जैसे कि डिज़ाइनिंग के लिए ETAP, सिमरिस, SKM पावर टूल्स और मैटलैब मोस्टली सिमुलेशन के लिए आप यूज़ करते हो कि पर्टिकुलर फाइनल प्रोडक्ट आपको टेस्ट करना है, उसके पहले एंड रिजल्ट आपको क्या आ रहा है सिस्टम में, आउटपुट वोल्टेज लेवल और करंट लेवल आपको क्या मिल रहा है, तो उसी के लिए आप मैटलैब सिमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। अनदर मोस्ट increased automotive technology in which EV comes is like EV infrastructure। अगेन ये कार्बन फुटप्रिंट्स रिड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम करने के लिए हम फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिकल पे हम स्लोली डाइवर्ट कर रहे हैं सिस्टम, पूरा ऑटोमोटिव सिस्टम। तो इसमें अभी आप देख पा रहे हो कि 2 व्हीलर्स, कार्स एंड ट्रक्स भी आ रहे हैं जो भी मोबिलाइज करने के लिए, मटेरियल के लिए। तो अल्टरनेट सॉल्यूशन फॉर मोबिलाइजिंग इज इलेक्ट्रिक मोटर पावर्ड व्हीकल। टेक्नोलॉजी हम जो भी इसमें यूज़ कर रहे हैं कि आपको जो भी है आप ऑटोमोबाइल यूज़ कर रहे हो उसका फास्ट चार्जिंग या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बैटरी स्वैपिंग का टेक्नोलॉजी अभी ग्रो हो रहा है। तो इसमें काफ़ी सारे रिसर्च बेस चल रहा है कि डिपेंडेंसी जो भी रेयर मटेरियल्स है, कोबाल्ट, मैंगनीज, निकेल, ग्रेफाइट्स, इन पे डिपेंडेंसी रिड्यूस करके आगे जो भी क्या रिसर्च कर सकते हैं उसके हम बैटरी
चार्जिंग एफिशिएंसी बढ़ा के फास्ट चार्जिंग करके और मिनरल्स जो भी डिप्लीट हो रहे हैं उसको कम यूज़ करके हम कैसे आगे बैटरीज को सेफली यूज़ कर सकते हैं, इस पे रिसर्च हो रहा है। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही अवेलेबल है कि रिसर्च और डेवलपमेंट। इसमें रिसर्च वही है कि इम्प्रूव बैटरी चार्जिंग रिचार्जिंग टेक्नोलॉजीज, और जो भी केमिस्ट है जिसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के नॉलेज है वो बैटरीज में पर्टिकुलर केमिकल रेशियो कैसे मेंटेन करते हैं फॉर लॉन्ग रेंज operation and reduce the charging time and heating of the batteries। तो इस पे रिसर्च आप कर सकते हो, आपको अगर इस फील्ड में इंटरेस्ट हो तो रिसर्च और डेवलपमेंट में अगर फर्दर स्टडीज आप कर सकते हो। इसमें अगर फर्दर रोल्स देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसमें जो भी हम ईवी में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ट्रेस होता है या जो भी उसके लाइटनिंग सिस्टम हो या वायरिंग एचएमआई जो आप भी म्यूज़िक सिस्टम जो भी हो तो उसको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हम राउट करते हैं ईवीज़ में। तो उसमें हीटिंग और कूलिंग ऑफ द सिस्टम भी देखना पड़ता है, फिर लाइटनिंग एंड डिजिटल डिस्प्ले। तो इसका सब एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में डेटा मेंटेन करके एग्जीक्यूट किया जाता है प्रोजेक्ट। सो ये आप देख पा रहे हो, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द सिस्टम, लाइटनिंग एंड डिजिटल डिस्प्ले। सो अगर जहाँ पे ईवी मैन्युफैक्चर हो रहा है नॉर्मली वहाँ पे मेंटेनेंस इंजीनियर लगेगा ही। तो एफिशिएंटली मेंटेनेंस इंजीनियर का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है टू हैंडल द फैक्ट्री यूजेस एंड यूटिलिटीज़ जो भी लगे हुए हैं फैक्ट्री में। तो हैंडलिंग द मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कीपिंग ऑल द मशीनरीज, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देखना होता है जो टू अवॉइड द सप्लाई एंड शॉर्टफॉल ऑफ द अनअवॉइडेबल शटडाउन। अगर शटडाउन हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग लाइन पूरा रुकने से अगर आगे डिलीवरी हम कस्टमर को नहीं कर पाएंगे। To avoid that, we do preventive maintenance of all the equipments in factory line। So maintaining the power factor ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप पर्टिकुलर एनर्जी यूज़ कर रहे हो, पावर यूज़ कर रहे हो आपके फैक्ट्रीज़ में, तो वो पावर फैक्टर अगर आपका मेंटेन नहीं हो रहा है, कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, लॉसेस भी ज़्यादा हो रहा है, तो आपको पावर फैक्टर मेंटेन रखना होता है एपीएफसी पैनल थ्रू एनर्जी ऑडिट्स एंड हैंडलिंग द सिस्टम एफिशिएंटली। तो ये रोल होता है मेंटेनेंस इंजीनियर का, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। डे टू डे मीटरिंग उसको करना है, जो भी एनर्जी कंजन हो रहा है और जो भी वहाँ पे इक्विपमेंट्स लगे हैं उसका डे टू डे मेंटेन रखना है रिकॉर्ड, और उसका मेंटेनेंस करना है। ये सारे रोल आते हैं मेंटेनेंस इंजीनियर के अगेंस्ट। सो आगे रोल है डिज़ाइन इंजीनियर का। डिज़ाइन इंजीनियर इसमें अंडरस्टैंड करता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अगर हम प्लान कर रहे हैं टू डिलीवर न्यू प्रोडक्ट अगर डेवलप करना है ईवी, तो उसमें प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करके इलेक्ट्रिकल राउटिंग केबल्स ईवी में कैसे हो गए एफिशिएंटली, बाद में मेंटेनेंस करते टाइम आप इलेक्ट्रिकल केबल ट्रेस कर पाओ एंड वर्क ऑन द रिजल्ट इन पावर अवेलेबल फॉर ट्रैक्शन। जो भी मोटर यूज़ होगा, जो भी पावर करेगा वो अपने ईवी ऑटोमोटिव को, उसका कैलकुलेशन, फिर प्रोटेक्शन जो भी यूज़ होगा सिस्टम में टू अवॉइड द इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स इन द सिस्टम। आप मोस्टली देख पा रहे हो कि जो भी टू व्हीलर्स है वहाँ पे फायर जनरेट हो रहा है क्योंकि बैटरी हीटिंग के लिए। यही अवॉइड करने के लिए यहाँ पे प्री स्टडी किया जाता है कि आप व्हीकल को मेंटेन कैसे रख रहे हो और मैनेज रिचार्जेबल बैटरीज को आप कैसे एफिशिएंटली कूल कर पा रहे हो वाइल चार्जिंग और वाइल ऑपरेटिंग ऑफ द व्हीकल। सो ये डीप रोल है इसका कि आप स्टडी कर पाओ वेरियस सॉफ्टवेयर में डेटा स्टिमुलेट करके और एंड प्रोडक्ट को टेस्ट करके डिलीवर कर पाओ। ये रोल होता है डिज़ाइन इंजीनियर का। सो आप इसमें काफ़ी आगे देख सकते हो अपॉर्चुनिटी। तो
फर्दर सेक्टर है ईपीसी, जो जो भी हमारा इंजीनियरिंग डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, पावर जनरेट जहाँ से होता है वहाँ से ट्रांसफ़र करके एंड कस्टमर्स को यूटिलाइज करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तो वही ईपीसी कंपनीज प्रोवाइड करते हैं टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपांशन पावर लाइन इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सर्विंग द ग्रीन फील्ड एज वेल एज ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए, लाइक शुगर, स्टील, थर्मल प्लांट्स और जो पावर जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं उनके उनके डेवलपमेंट में वहाँ पे सिविल फाउंडेशन वर्क या पर्टिकुलर ग्रिड कनेक्टिविटी जो नया आता है, या ग्रिड कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए और एक्सपांशन करने के लिए आगे जो कंजम्पशन है, तो इसमें डिज़ाइन का रोल यही होता है, राइट फ्रॉम द स्क्रैच कैलकुलेटिंग द प्रोजेक्ट लोड given by the customer and accordingly selecting the requirement equipments, their particular rating ampacity of that particular equipment, फिर protection and metering of that metering required of that particular electrical bay or electrical grid, जो भी पावर स्टेबलाइजिंग इक्विपमेंट्स लगेंगे वहाँ पे, एंड प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लाइक सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, ब्रेकिंग एंड मेकिंग कैपेसिटी, और टू मीन जब भी मेंटेनेंस होगा तो आइसोलेटर का यूज़ और सर्किट ब्रेकर का यूज़ होगा, और सीटीपीटी मॉनिटरिंग, सब रेंज ऑफ ऑपरेशंस डिसाइड करना होता है सीटीपीटी का, फिर लाइटनिंग अरेस्टर्स और आइसोलेटर और ओपीजीडब्ल्यू इंटर सबस्टेशन कम्युनिकेशन के लिए, सो इंटरकनेक्टिंग सबस्टेशन, फिर पर्टिकुलर अगर नया सबस्टेशन होगा तो अर्थ मैट साइजिंग, आपको अर्थ मैट मोस्टली आपने लगा होगा, जो भी लाइटनिंग होता है सबस्टेशन में तो वो एफिशिएंटली ग्राउंड करने के लिए अर्थ मैट साइजिंग किया जाता है, उसमें नंबर ऑफ फिट्स कितना कैलकुलेट करना है उसका कैलकुलेशन है, लाइटनिंग कैलकुलेशन, जो भी इल्यूमिनेशन अगर आपको लगता है पर्टिकुलर सबस्टेशन में इवनिंग टाइम तो उसका लाइटनिंग कैलकुलेशन, फिर पावर एंड कंट्रोल केबल, जो भी मटेरियल जो भी इक्विपमेंट्स हम सबस्टेशन में यूज़ कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रिकल राउटिंग, पावर और कंट्रोल केबल के जो भी राउटिंग करते हैं हम, तो उसके साइज ऑफ द केबल, स्क्वायर अमाउंट ऑफ द केबल, मीन्स जो भी एम्पियर यूज़ होता है इक्विपमेंट में उसके हिसाब से पावर और कंट्रोल केबल कैलकुलेशन करते हैं। सो डिज़ाइन इंजीनियर वही एक ऑटोकैड ई प्लान में ड्राफ्ट करता है सबस्टेशन प्लान एंड सिंगल लाइन डायग्राम एंड कंट्रोल केबल शेड्यूल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एंड अकॉर्डिंगली आगे प्रोजेक्ट का ड्राइंग अप्रूवल आने के बाद, इंस्पेक्शन होने के बाद जब मटेरियल डिलीवर होगा साइट पे तो आगे इंस्टॉलेशन कमीशनिंग टीम ये सारे प्रोडक्ट्स जो इक्विपमेंट्स है उसको इंस्टॉल करेगी साइट पे। सो इसमें टूल्स यही यूज़ होंगे कि ऑटो कैड पे अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हुई तो ऑटो कैड पे होगा, लाइक अदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा मेंटेन के लिए करने के लिए, बिल ऑफ मटेरियल मेंटेन करने के लिए, और आगे इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स भी इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स है उसी हिसाब से जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के रेंज है और वो स्टैंडर्ड्स वही डिफाइन करते हैं। वो आगे एस्टिमेशन और कॉस्ट इंजीनियर का भी इसमें बहुत अच्छा रोल है, जो कि सपोर्ट करता है आगे अगर पर्टिकुलर कस्टमर का आपको कोटेशन देना है तो वेंडर से कोऑर्डिनेट करके उनके उनके यहाँ से प्राइस लेके आप ओवरऑल कॉस्टिंग कर सकते हो प्रोजेक्ट का, यूपीसी प्रोजेक्ट्स का। तो यही कॉस्टिंग इंजीनियर का रोल होता है इसमें, कॉस्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड सबमिटिंग कोटेशन टू द कस्टमर, कोऑर्डिनेशन विद प्रोक्यूरमेंट टीम फॉर प्राइस एंड अंडरस्टैंडिंग द मार्केट ट्रेंड्स। सो एस्टिमेशन इंजीनियर का ये रोल होता है। सो आगे इसमें और भी रोल्स है कि इंस्टॉलेशन कमीशनिंग, जब आपका प्रोडक्ट साइट पे या इक्विपमेंट साइट पे आ जाता है उसके बाद इंस्टॉलेशन कमीशनिंग इंजीनियर का रोल होता है टू कीप द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द प्रोजेक्ट, गिव द डेडलाइंस टू द कस्टमर। सो डेडलाइन होने के बाद पर्टिकुलर डे पे कौन इलेक्ट्रिकल लेबर, सिविल लेबर, उनका डेटा मेंटेन करना, उनको
सेफ्टी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना साइट पे, अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग executing team progresses with the civil and electrical foundation of the product and electrical bay required site requirements मीन्स इसमें बहुत सारे, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल बे का प्रोडक्ट अंडरस्टैंड करोगे, जो भी एक लाइन बे होता है उसमें एग्जीक्यूट करने टाइम जो भी प्रोसेस होता है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेन पीसीसी कंक्रीट ड्राफ्ट डेवलपमेंट, कॉलम शटरिंग, टेम्पलेटिंग, इरेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट इरेक्शन एंड साइट सर्वे, अर्थिंग कनेक्शंस, केबल साइनिंग, केबल ट्रे, सिविल वर्क और पिट फिलिंग्स, ये सारे वर्क इंस्टॉलेशन कमीशनिंग इंजीनियर का साइट रोल होता है। यहाँ पे मोस्टली आपको साइट पे जहाँ भी अभी ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी साइट होगा वहाँ पे आपको रीलोकेट होके आपको ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने होंगे। जैसे भी आपको साइट मिलेंगे वहाँ पे आपको रीलोकेट होके ही ये प्रोजेक्ट मोस्टली एग्जीक्यूट होना होता है। सो ये सारे रोल है आपको इंस्टॉलेशन कमीशनिंग इंजीनियर को, जो कि मटेरियल रिकॉर्ड्स ट्रैक करना है। फिर साइट पे जो भी इक्विपमेंट्स है और मटेरियल है उसका शॉर्टेज देखना, वो रिपोर्ट करना ऑफिस में, और अकॉर्डिंगली प्लान करना जो भी प्रोडक्ट और इक्विपमेंट आपको साइट पे लग रहा है। सो आगे हम देखेंगे ऑटोमेशन इंडस्ट्री। ऑटोमेशन इंडस्ट्री आप देख पा रहे हो कि मोस्टली ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ये मोस्टली जो भी केमिकल प्लांट्स है, फार्मा प्लांट्स है, फूड प्लांट्स है, जहाँ पे भी ऑटोमेटिक पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट्स है, ह्यूमन इंटरफेरेंस आपको कम चाहिए फार्मा कंपनीज में टू अवॉइड मीन्स कंटामिनेशन कम होने के लिए। सो यहाँ पे आपको ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसमें मोस्टली आप देखोगे करंट इंडस्ट्री इम्प्रूवमेंट इज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एनेबलिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल हम यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फील्ड डिवाइसेस का कंट्रोल करने के लिए, एंड DCS डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम डिवाइसेस यूज़ होता है, जो कि PLC एक लाइक आप बोल सकते हो स्ले पार्ट है और DCS मास्टर पार्ट है। मल्टीपल PLC को आपको कंट्रोल करना है तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं हम। और एक नॉर्मल प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे आपको कन्वेयर के डेटा कंट्रोल करना है या बॉटलिंग प्लांट्स को आपको कंट्रोल करना है। एक शॉर्टर प्रोजेक्ट्स के लिए आप मीन्स आप PLC यूज़ कर सकते हो। लार्ज प्लांट्स जैसे कि जहाँ पे आपको डेटा मॉनिटर करना है और डेटा कंट्रोल करना है और स्काडा में डेटा एक्विजिशन करना है, वहाँ पे DCS थ्रू आप स्काडा यूज़ कर सकते हो। ऑटोमेशन किन प्लांट के लिए? फार्मास्यूटिकल प्लांट्स, केमिकल, फूड इंडस्ट्री एंड ऑल्सो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, जहाँ पे भी आपको कोल कन्वे करना है, सीमेंट कन्वे करना है प्लांट में, ये मटेरियल हैंडलिंग करने के लिए, या लिक्विड फिलिंग प्लांट में जहाँ पे भी कोको कोला लिक्विड्स एंड अदर डिटर्जेंट प्लांट में आप ये आप टोटल प्रोसेस देख पाओगे। जैसे PLC प्रोग्राम करके, टेस्ट करके और एग्जीक्यूट करके फील्ड डिवाइसेस से ये आप टोटली मैप करते हो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल में, और DCS में टैगिंग करते हो फील्ड डिवाइसेस का, एंड फील्ड डिवाइसेस को कंट्रोल कैसे करना है, फीडबैक क्या देना है। ये रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है PLC और DCS का। तो इसमें आप आगे रोल देखोगे तो रोल्स अवेलेबल है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर प्रोग्रामर। तो इसमें यही इंजीनियर करता है कि अकॉर्डिंग टू द टेस्ट इनपुट्स और इनपुट्स जो कस्टमर प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस अंडरस्टैंड करके पर्टिकुलर PLC में आप लैडर डेवलप करोगे, उसको वो उसका आप टेस्ट करोगे फाइनल रिजल्ट फाइनल डिवाइसेस के साथ, एंड आफ्टर टेस्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और एन प्रोजेक्ट तो उसको आप कस्टमर एंड पे डिलीवर करोगे। तो अभी मार्केट में भी जो भी अवेलेबल PLCs है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, मित्सुबिशी है,
डेल्टा, एलन ब्रैडली है, स्नाइडर है और एबीबी है। की मार्केट प्लेयर्स है ये पीएलसी प्रोग्रामिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आईओ डिवाइसेस के लिए। सो इसमें मैंने जैसे बताया आपको, सिग्नल इनपुट्स, फील्ड आउटपुट डिवाइसेस, वी डेवलप प्रोग्रामिंग इन लैडर लॉजिक। हाँ, ये आप देखोगे यहाँ पे जो भी प्रोग्राम हम करते हैं पीएलसी में, तो उसके भी टाइप्स हैं। आइदर थ्रू हम लैडर लॉजिक डेवलप करते हैं, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम और सीक्वेंशियल फंक्शनल चार्ट और स्ट्रक्चर टेक्स्ट और इंस्ट्रक्शन सेट। जो भी कस्टमर को, आपके कस्टमर को आगे जाके इनपुट्स या एडिट करना है, जो भी फिजिबल है वो आपको कस्टमर बताएगा कि ये रिक्वायरमेंट्स है। अगर लैडर लॉजिक से करना है तो उसी इनपुट से हम फील्ड पीएलसी में लैडर लॉजिक डेवलप करते हैं। सो इसमें आपको यही लैडर लॉजिक डेवलप करके, बिल्ड करके आपको सिस्टम प्रोवाइड करना है। तो नेक्स्ट रोल है डीसीएस प्रोग्रामर का। इट इज़ यूज टू मैनेज एंड कंट्रोल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जैसे हमने आपको बताया था मैंने, ये एंड यूजर लाइक फार्मा कंपनीज, फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो, कंटेमिनेशन कम हो, डीसीएस थ्रू ऑपरेट करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम लाइक लार्ज केमिकल प्लांट्स, पावर जनरेशन प्लांट्स। वहाँ पे आपको डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि जितना अमाउंट ऑफ जनरेशन हो रहा है वो उतना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या लॉसेस उसमें कितने हो रहा है, ये सब मॉनिटर करना होता है। या पर्टिकुलर इक्विपमेंट जैसे कि आपको सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, उसमें आपको अगर कुछ फॉल्ट्स है तो ये आपको डेटा थ्रू डेटा एक्विजिशन स्काडा में आपको रिफ्लेक्ट होता है। उसी के हिसाब से आपको सिस्टम मेंटेन करके, उसका मेंटेनेंस करके रेगुलराइज करना है सिस्टम। सो राइट फ्रॉम मॉनिटरिंग द सिस्टम पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। तो डीसीएस में, लार्ज प्लांट में जहाँ पे भी टेम्परेचर वेरिएंस होता है या प्रेशर मेंटेन करके आपको एंड प्रोडक्ट जो आपको कस्टमर को डिलीवर करना है, सो वो एटमॉस्फेयर आपको मेंटेन रखना है थ्रू डीसीएस टू ऑपरेटिंग द फील्ड डिवाइसेस, मेंटेनिंग द टेम्परेचर, प्रेशर एंड फील्ड डिवाइसेस। जो भी पर्टिकुलर आरपीएम ऑफ मोटर का कंट्रोल करोगे, या लिक्विड लेवल्स जो भी टैंक में है, टैंक में जहाँ पे स्टोर कर रहे हो आप, जो भी कन्वेइंग लाइन है वहाँ पे जो बॉटलिंग कर रहे हो, उसका लिक्विड लेवल्स मैनेज करके फील्ड डिवाइसेस थ्रू अगेन रीफिल करके, डेटा एक्विजिशन करके, कंट्रोल फीडबैक सिस्टम आपको सिस्टम में देके पैरामीटर्स कंट्रोलेबल लेवल पे आपको रखना है कि एफिशिएंटली आप आपका फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है आपको वो डिलीवर कर पाओ एंड कस्टमर को। सो की मार्केट प्लेयर्स है इसमें, जो भी डीसीएस मैन्युफैक्चर करते हैं और टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो ये कंपनी के नाम है हिताची, ओमरॉन, एमर्सन, रॉकवेल ऑटोमेशन एंड हनीवेल। सो ये आप एक ओवरऑल ओवरव्यू है ऑटोमेशन के रोल्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इधर पीएलसी प्रोग्रामर और डीसीएस और स्काडा प्रोग्रामिंग के लिए। स्काडा प्रोग्रामिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है, इधर थ्रू जो आप एरोस्पेस इंडस्ट्री में देखोगे, जब भी आपका बैगेजेस आता है उसका भी मॉनिटरिंग कैसे होता है, स्कैनिंग कैसे होता है, वहाँ पे भी जो डिवाइसेस आप देखोगे तो उसमें ह्यूमन एचएमआई यूज़ होता है या स्काडा यूज़ होता है ऑपरेशन के लिए। सो आगे आपका रोल है, जैसे कि मैंने बताया था, ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और टीम जो होती है, या एक सेक्टर है उसमें इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का, जो कि एंड साइट पे एग्जीक्यूट करता है, जिसके पास इलेक्ट्रिकल लाइसेंस होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग सुपरवाइजिंग लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्टिंग लाइसेंस होता है, जो टेक्निकली कंसल्ट करता है एक गवर्नमेंट एंटिटी को या पर्टिकुलर एंड यूज़र, जो भी नया प्रोडक्ट, नया डेवलपमेंट होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में। तो ये बहुत इसमें टेक्निकल नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर by executing the government and providing private and electrical work contract
requires for applying the supervising means ये आप एग्जीक्यूट कब कर सकते हो कि आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज आप जब फॉलो करोगे या आपके पास इलेक्ट्रिकल लाइसेंस हो गया तब आप इलेक्ट्रिकल वर्क आप इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके आप अनकॉम्पिटेंस अनकॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर जो भी है वो जाके एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसमें प्रॉपरली सुपरवाइज़र या इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस लेने के बाद ही आप गवर्नमेंट टेंडर्स या ओईएम और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स मोस्टली जो बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं आइदर थ्रू टेंडरिंग प्रोसेस और थर्ड पार्टी वर्क एंड कस्टमर से लेके साइट एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम टेंडरिंग से करते हैं तो टेंडर प्रोसेस में आपको साइट में टेंडर फिल करना है, फिर डॉक्यूमेंटेशन उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको टेंडर साइट्स पे फिल करके कोड करके पर्टिकुलर अमाउंट और जो भी इलेक्ट्रिकल एंटिटी है आपका कोटेशन देके कि लोअर कोटेशन को आपको L1 उसके हिसाब से L1 L2 L3 जो भी L1 है उसका कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वो पर्टिकुलर एंटिटी और कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। तो टेंडर में भी क्लास डिपेंड होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी। ये क्लास ए डिफाइन करता है, अगर डी में हो तो आप एक पर्टिकुलर 1 to 2 lakhs के टेंडर्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हो या फिल कर सकते हो। जैसे जैसे आपका वर्क कैपेबिलिटी होता है उसके हिसाब से आपको क्लास अलॉट होता है और आप क्लास डी से क्लास सी, क्लास बी से क्लास ए तक क्लास ए कॉन्ट्रैक्टर आप बन सकते हो। सो यही है इसका कि ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू द क्लासेस एंड प्रोजेक्ट के लेवल्स जो है ये डिफाइन करता है कि क्लास ए, क्लास बी या क्लास डी कॉन्ट्रैक्टर हो। सो डिफाइंस द अमाउंट दैट वी शुड टेक केयर वाइल फिलिंग द टेंडर। तो इसमें यही रोल होता है। लाइजनिंग पार्ट भी होता है। अगर आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हो तो वो वेंडर्स से आपको जो भी इक्विपमेंट ड्राइंग आता है या एसएलडी है या प्लान लेआउट है ये आपको लाइजनिंग गवर्नमेंट एंटिटी से या एमएसटीसीएल हुआ, फिर अदर स्टेट्स के जो भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट एंटिटीज़ है इन्हीं से आपको ड्राइंग अप्रूवल लेना होता है। ड्राइंग अप्रूवल लेने के बाद टेक्निकल स्क्रूटिनाइज होता है वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट के टेक्निकलिटीज़ और फिर आपको इक्विपमेंट अप्रूवल होने के बाद एसएलडी पहले तो सब टोटली एसएलडी अप्रूवल होता है। एसएलडी अप्रूवल होने के बाद ही आपको इक्विपमेंट अप्रूवल दिया जाता है गवर्नमेंट में। सो इक्विपमेंट अप्रूवल होने के बाद आप पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल जो भी ए और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा उनके थ्रू आपको इंस्पेक्शन कॉल रेज करना होता है प्रोडक्ट का। आफ्टर इंस्पेक्शन कॉल वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका साइट पे जाएगा। तो साइट पे जाने के बाद ही आगे एग्जीक्यूशन का पार्ट स्टार्ट होगा। सो टेकिंग अप्रूव ड्राइंग एसएलडी, प्लान लेआउट, रेजिंग इंस्पेक्शन कॉल, हैंडलिंग। हाँ, इसमें यही पार्ट होता है कि इसमें 2 टीम एग्जीक्यूट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द सिविल टीम, डीप एक्सकेवेशन देन मैंने जैसे आपको बताया था पीसीसी होता है, फिर राफ्ट, कॉलम एंड देन measuring the particular length, distance, centering of that particular project and then जब आपका मटेरियल डिलीवर होगा तो फाउंडेशन से आपको वो पर्टिकुलर गैंट्री आपको इरेक्ट करना है। फिर उसके लिए इलेक्ट्रिकल टीम का कोऑर्डिनेशन आपको करना होगा, उनका सेफ्टी भी देखना पड़ता है, पीपीई किट आपको यूज़ करना है। तो ये सारा जो भी काम है आईएनसी टीम, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग इंजीनियर्स जो भी साइट पे होता है वो मैनेज करते हैं। तो ये सारे पार्ट जो है एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर ओवरऑल एक बड़ा रोल है जो कि हमारे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रिक्वायरमेंट्स या एक्सपांशन को ग्रो करते हैं। सो
इंस्टॉलेशन के बाद भी इंस्पेक्शन कॉल रेज होता है, इक्विपमेंट चार्जिंग होता है, और फाइनली जो भी हमारे अगर सारे प्रोडक्ट इक्विपमेंट्स नॉर्मल रेंज में वर्क कर रहे हैं, सीटी पीटी का रेंज भी ठीक है और अर्थिंग प्रॉपरली किया है, तो चार्ज होता है पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल बे और इलेक्ट्रिकल किट। सो आगे आप ये भी रोल देख सकते हो कि मोस्टली एंड यूज़र्स में आपको, जैसे मैंने बताया था, कि पावर कंजप्शन या पावर एक्सेस पावर को मैनेज करने के लिए और रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल बिल्स, इलेक्ट्रिकल ऑडिट सर्टिफिकेशन ऑफ के लिए, एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो बाय अप्लाइंग ऑडिटर एग्जाम्स एंड एक्सपीरियंस, इसके लिए भी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है रहता है। तो आप इसमें थोड़ा रिसर्च करके देख के इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि मेरे से कोई इनपुट्स यहाँ पे अभी मीन्स न्यू फील्ड का डिस्कस करना चाहोगे, या किस बेस पे या टेक्नोलॉजी पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप आपके इनपुट्स कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो ऐसे ही हम नॉलेजेबल वीडियोस जो कि पर्टिकुलरली या ग्रेजुएट कैंडिडेट को हेल्प कर पाए और वो अपने करियर में ग्रो पर करे, इस मोटिवेशन से मैंने ये आपको वीडियो प्रेजेंट किया था। सो थैंक यू, सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्री एजुकेशन, और ऐसे ही हम आगे भी वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस लाएंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।